हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं विदेश के लिए आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने बोर मॉडल पढ़ लिया था और हम बात करेंगे बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। बात करेंगे बोर रेडियस की, बोर्स रेडियस, यानी कि बोर ने क्या त्रिज्या दी थी, तो बोर त्रिज्या की हम बात करेंगे। माना लेट m be the mass of electron revolving around the nucleus having charge of Ze. Here Z is atomic number और E is equals to चार्ज ऑन m प्रोटॉन, यानी कि एक प्रोटॉन पर चार्ज, एक प्रोटॉन पर कुल आवेश अगर E है तो कुल आवेश धनात्मक आवेश हो जाएगा Ze, क्योंकि Z प्रोटॉन है और हर एक प्रोटॉन पे E आवेश है ना। तो हम अगर यहाँ पर बात करें, माना m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है। माना Ze नाभिक का द्रव्यमान है। जहां Z बराबर है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या जो होगी वही प्रोटॉन की संख्या होगी। E बराबर क्या है, प्रोटॉन पर आवेश या एक प्रोटॉन का आवेश। प्रोटॉन पर आवेश हो जाएगा E हमारा, ठीक है। चलिए, लेट द इलेक्ट्रॉन बी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। माना जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो किसके चारों तरफ घूम रहा है, एक नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है जिसका रेडियस कितना है, r है। तो माना इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, जिसकी त्रिज्या r है। लेट v बी द वेलोसिटी, और v क्या है, वेग है जिस वेग से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो हम कह लेते हैं नाभिक में बैठा है Ze आवेश, ये क्योंकि धनात्मक होगा और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है। कितने वेग से घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी, v वेग से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो अगर हम यहां पर बात करें द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
between the nucleus and इलेक्ट्रॉन, यानी कि नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच का वैद्युत स्थैतिकी बल होगा F बराबर Q1 Q2 Q1 Q2। Q1 का काम कौन कर रहा है? ZE। Q2 का काम कौन कर रहा है? E। अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर, जो कि पहला समीकरण हो जाएगा। F बराबर आ जाएगा ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर, पहला समीकरण। अब हम बात करेंगे दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स will provide necessary centripetal force this electrostatic force will provide necessary centripetal force to electron to revolve, यानी कि यह वैद्युत स्थैतिकी बल इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए, इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए अभिकेंद्र बल देगा। तो अभिकेंद्र बल होता है mv स्क्वायर अपॉन में R। ये है नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, यानी कि कुल अभिकेंद्र बल जो यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि इक्वेशन 1 और 2 क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी, क्योंकि दोनों बल है, दोनों फोर्स है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा? mv स्क्वायर अपॉन में R। ठीक, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो बची mv स्क्वायर बराबर ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया। नाउ हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर पोस्टुलेट। अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट, बोर के कथन अनुसार, बोर ने अपना एक कथन दिया था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिटल में घूमता है जिनका एंगुलर मोमेंटम, क्या बोलता है? द इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली इन those orbit in which angular momentum is equal to nh upon 2 पाई, यानी कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षा में घूमता है जिनका
कोणीय संवेग NH/2 के समान हो, है ना, जिनका कोणीय संवेग NH/2 के समान हो। तो यहाँ पर निकल गया एंगुलर मोमेंटम, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, NH/2 के। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4, यानी कि समीकरण नंबर 4। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम करेंगे स्क्वायरिंग इक्वेशन 4 एंड डिवाइड बाय डिवाइडिंग बाय इक्वेशन 3, यानी कि समीकरण 4 का वर्ग करके समीकरण 3 से भाग देने पर। समीकरण 4 क्या हमारा, mv/r, इसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ आ जाएगा n का स्क्वायर, h का स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा 4 पाई का स्क्वायर। भाग करेंगे 3 से, तो 3 था mv² अपॉन में, ध्यान से देखें, mv² अपॉन में mv² बराबर z² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्या आ जाएगी, ze² अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो देखिए यहाँ पर बन जाएगा m का स्क्वायर, v का स्क्वायर, r का स्क्वायर अपॉन में mv²। यहाँ क्या बन जाएगा, n² h², 4 पाई का स्क्वायर, ये पूरा टर्म ऊपर चले जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r डिवाइड बाय ze²। तो 4 से 4 कट गया, पाई से देखो एक पाई चला गया, एक r से एक r भी कैंसिल हो जाएगा, v² से एक v², एक m से m। हमारे पास जो वैल्यू बचेंगी वो बचेंगी m r, m और एक r, बाकी सब तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू n² h², n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन में पाई ze²। और अगर हमें r निकालना है तो r निकल जाएगा n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन m पाई ze²। ये हमारा रेडियस यानी कि त्रिज्या बन जाएगी। अब अगर हमें यहाँ पर रेडियस देखना है तो रेडियस निकल जाएगा n² h² एप्सिलॉन नॉट m पाई z मैं यहाँ लिख रहा हूँ और e का स्क्वायर यहाँ लिख दिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूरी राशि h² एप्सिलॉन नॉट, h यहाँ पर क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट होता है। प्लांक स्थिरांक होता है, इसका मान होता है 6.6 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है हमारे पास, परमिटिविटी होती है, जैसे तो हम इसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं ना, ये भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। m क्या है यहाँ पर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। (9.1 into 10 to the power -31 kg। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है। ई क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। और एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, परमिटिविटी, तो ये हो जाएगी हमारे पास 8.85 into 10 to the power -12, इसकी यूनिट हो जाएगी हमारे पास कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये हमारी इसकी यूनिट हो जाएगी। चलिए नोट करेंगे फटाफट से, फिर अब हम यहाँ पर क्या बना देते हैं, पूरा फॉर्मूला डेवलप कर देते हैं। तो F बराबर हो जाएगा हमारा ze² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। Z होता है न्यूक्लियस का चार्ज, ये न्यूक्लियस पे चार्ज, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इन दोनों के बीच जो भी फोर्स लग रहा होगा F = Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ पर बन गया फोर्स हमारा ये। अब यही जो
स्टैटिक हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अभी केंद्र बल mv²/r, ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। और क्योंकि यही फोर्स हमें किससे मिला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो हमने इक्वेट करना है Ze²/4πε/r²mv²/r। r से r कैंसिल हो गया, तो mv² की वैल्यू मिल गई Ze²/4πε0r। फिर वहीं पर बोर पॉस्टुलेट की बात करें तो बोर के कथन अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग nh/2π के बराबर होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षा में घूमता है जिनका कोणीय संवेग nh/2π के समान हो। तो कोणीय संवेग होता है mvr, जो इक्वल होगा nh/2π के। तो स्क्वायरिंग इक्वेशन फोर्थ है डिवाइडिंग बाय थर्ड, यानी कि चौथी इक्वेशन का हम स्क्वायर करेंगे और इसको थर्ड से डिवाइड कर देंगे। तो स्क्वायर करने के बाद मिला हमें mvr का होल स्क्वायर अपॉन mv² इज इक्वल टू n²h² 4π² तो m से m कैंसिल हो गया, v² से v², तो हमारे पास बचा m और r, mr बचा। यहाँ 4π से 4 गया, पाई से पाई, तो एक पाई बच जाएगा। तो n²h²ε0, यहाँ पर आ जाएगा पाई ze²। तो रेडियस बन जाएगा हमारा n²h²ε0 अपॉन m पाई ze², ये हमारी त्रिज्या बन गई। तो r बराबर आ गया n²h²ε0, z हमने बाहर ले लिया तो n²/z साथ ले लिया और m पाई e² रह गया। इन सब की वैल्यू को देखोगे आप, ये सारी की सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। ये सारी की सारी चीजें हमारी कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z। अब मैं यहाँ पर ये कहूं कि फॉर हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन के लिए, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के लिए z का मान कितना होता है, 1 होता है, z इक्वल टू 1 होता है। तो हमारा यहाँ पर रेडियस क्या बन जाएगा, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। यानी कि n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट कह सकते हो या कक्षा की संख्या कह सकते हो। तो n की वैल्यू यहाँ पर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन से लेके इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकता है। ये हमारा n का मान होता है ना। तो हम अगर कहें कि r इज इक्वल्स टू n² था h²ε0 n²h²ε0 m पाई e², यहाँ पे z था तो हम इस वैल्यूज को हटा रहे हैं। इस पूरे का मान जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो हम यहाँ पर कहेंगे रेडियस जो होगा वो होगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब कई बार अब ना आपसे एग्जाम में पूछेगा रेशियो निकालो, तो क्वेश्चन आता है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट, what will be the ratio of the first orbit and third orbit of, what is the ratio of the radius of first orbit and third orbit na, ratio of radius of first orbit and third orbit of हाइड्रोजन कह रहा है। पहले हाइड्रोजन एटम के, हाइड्रोजन परमाणु के, हाइड्रोजन परमाणु के पहले और तीसरे कक्षा के त्रिज्या का अनुपात बताएं। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा,
अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्बिट की, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए यानी कि पहली कक्षा के लिए n इक्वल टू कितना होगा 1, तो रेडियस बन जाएगा हमारा n1 का स्क्वायर, यानी कि r इक्वल टू पहले के लिए कितना आ जाएगा, r प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, कांस्टेंट आता है 1 का स्क्वायर, तो r1 पहली त्रिज्या आ गई k, मान लो कोई k कांस्टेंट है, ठीक है। फॉर थर्ड ऑर्बिट, फॉर थर्ड ऑर्बिट यानी कि तीसरी कक्षा के लिए n इक्वल टू 3, तो r3 आ जाएगा हमारे पास k इंटू 3 का स्क्वायर, यानी कि r3 बन जाएगा 9k। हमें अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है, r1 अपॉन r2 बराबर बन जाएगा k इंटू 1 अपॉन k इंटू 9, k से k, r1 अपॉन r2 बन जाएगा 1 अपॉन 9, यानी कि रेशियो बन जाएगा इसका 1:9। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनका अनुपात निकालना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं डायरेक्ट। अगर फोर्थ के लिए बोलेगा तो 1:16 हो जाएगा पहला, और 8 का बोलेगा तो 1:64, 1:64 बन जाएगा अनुपात। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में वेलोसिटी की बात करेंगे और एनर्जी की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की, जब वो एटम के चारों तरफ, या फिर मैं कह सकता हूँ न्यूक्लियस के चारों तरफ। आज की क्लास में इतना ही। ICT बच्चों क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।